नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 26 से 28 अप्रैल 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। देखिए, 2 दिनों से क्लासेस अब्सेंट थी। हमने आपको यूट्यूब पर और साथ ही साथ बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप और टेलीग्राम आदि पर भी अपडेट किया था कि क्लासेस अब्सेंट है। दरअसल मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसके तहत जो द्वितीय चरण है, ये हमारे क्षेत्र में चुनाव था सीमांचल में, और मैं वोटिंग करने के लिए गाँव गया हुआ था। इस वजह से क्लासेस अब्सेंट था, मैंने आपको सूचना दी थी। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये 18वां लोकसभा चुनाव है और इसको लेकर कई सारे प्रश्न बने हैं, जिसकी जानकारी इस सीरीज में हमने आपको रेगुलर दिया है। तो उस तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इस स्लाइड में 2-3 बातें हैं कि जो 18वां लोकसभा चुनाव 2024 में आयोजित हो रहा है, ये कितने चरणों में आयोजित होना है। तो कुल मिला के 7 चरणों में इसका 7वां चरण होगा 1 जून 2024 को, परिणाम आएगा 4 जून 2024 को। ये तमाम बातें ध्यान रखिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। अपने मत का जो अधिकार है, अपना जो एक वोट की जो ताकत है, उसे पहचानिए और देश के निर्माण में आपका एक वोट बहुत अहम हो सकता है। अगर आप सभी का वोटर आईडी बना हुआ है, तो आप लोग वोट जरूर कीजिएगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको जानकारी दे दूं कि पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाल ही में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बिहार के नालंदा जिले में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, जो महोत्सव आयोजित हुए हैं 2023 में, 2024 में बिहार में, वो तमाम बातें हमने आपको बतलाया है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि 2023 में आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था। 2023 में जो महोत्सव आयोजित हुआ था, धावे महोत्सव गोपालगंज में, वो उसका 11वां संस्करण था और आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है। तो इस श्रृंखला में जो चीजें आपको बतलाई जाती है, निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में जो प्रमुख खबरों पे हम चर्चा करेंगे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण को यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। एक-एक करके यहाँ पर मैं आपको सारा बता दूं। एक प्रकार से ओवरव्यू मिल जाता है कि इस वीडियो में किन-किन खबरों की चर्चा होने वाली है। देखिए, यहाँ पर पहला है कि बिहार में 6 माह या फिर उससे अधिक जेल की सजा पाने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बिहार के आचार्य किशोर कुणाल भारत गौरव अवार्ड से होंगे सम्मानित। नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज लॉन्च किया है। अभी ग्रेट निकोबार की जो सोम्पेन जनजाति, ये खबरों में, दरअसल पिछले वीडियो में ये स्लाइड मिस हो गया था, मैंने डाला हुआ था लेकिन ये मिस हो गया था। इसकी जानकारी हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, सीएसआर मुख्यालय दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया। और फिर अगला है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 विजेता सूची। दरअसल यहाँ पर होना चाहिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। इसमें हम पुरुष महिला वर्ग दोनों को देखेंगे और जो सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया है वो भी हम देखेंगे। तो पूरी जो विजेता सूची है वो हम यहाँ पर जानकारी आपको देंगे। अगला है, बार्सिलोना स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कि पापुआ न्यू गिनी ने भारत में, एक्चुअली दिल्ली में, अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त और भी कई प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में आप देखेंगे, और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, विस्तृत तौर पर सारा का सारा वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर यह बिहार की आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। तो रेगुलर बेसिस पर आप क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? अभी आपने देखा, कुछ समय पहले मैं आपको जानकारी दे रहा था, 6 माह या फिर उससे अधिक अगर किसी को सजा हुई है तो वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अगर 6 महीने या फिर उससे ज्यादा की जेल की सजा हुई है, तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अर्थात अब 6 महीने या फिर उससे अधिक जेल की सजा पाने वाले मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि या फिर पंचायत समिति सदस्य की भी कुर्सी चली जाएगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
ये 2 पॉइंट इसमें छुपा हुआ है, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर सज़ा का प्रावधान होता है, उन्हें अगर सज़ा होती है तो उनकी कुर्सी जाएगी और साथ ही साथ वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, वो एक प्रकार से प्रतिबंधित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझना है इस वाले पॉइंट में। अच्छा, कुछ अतिरिक्त पॉइंट की हम बात करें तो रिसेंटली 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया गया है। इसको लेकर चीज़ें और भी है, हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके समक्ष है कि इसी दिन, अच्छा यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि इस दिन को यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में क्यों चुना गया? दरअसल इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल को ही 1993 में राष्ट्रपति, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने भारतवर्ष में यानी कि पूरे भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था, इसको अपनी सहमति दी थी। जो 1992 में हुआ था, इस पर अपनी सहमति दी थी। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो पंचायती राज को एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा मिला था। तो यही वो तिथि है, इसी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी पंचायती राज दिवस मनाने की? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 24 अप्रैल 2010 को पहली बार ये पंचायती राज दिवस मनाया गया था। अच्छा, 2010 और दिवस की यहाँ पर बात हुई है, तो एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार दिवस की भी जो शुरुआत है वो 2010 में ही हुई थी। भले ही जो बिहार अपना अस्तित्व में आया था वो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था। और रिसेंटली 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये चीजें रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ये स्थान ध्यान रखिएगा, नागौर जिले में पहली बार ये चुनाव प्रक्रिया हुआ था। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त एक ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पंचायती राज प्रणाली का जो जनक है वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर ही ये पंचायती राज प्रणाली लाया गया। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हालिया हुई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 5 जून 2024 को फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा जाएगा या फिर उन्हें सम्मानित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि कुणाल किशोर, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यहीं पर उनका जन्म हुआ था, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही है किशोर कुणाल। आपको बता दूं कि 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी व महावीर मंदिर न्यास के मौजूदा सचिव आचार्य किशोर कुणाल को 11वें भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। दरअसल 1972 बैच के यह आईपीएस अधिकारी हैं गुजरात कैडर के, आप लोग यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और वर्तमान में पटना महावीर मंदिर, यहाँ पर हम पटना महावीर मंदिर की बात कर रहे हैं, तो पटना महावीर मंदिर न्यास के मौजूदा सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल, जिन्हें कि अभी हाल ही में ये भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। और ये 11वां भारत गौरव अवार्ड है और यह अवार्ड उन्हें संस्कृति युवा संस्था द्वारा, एक संस्था का नाम है संस्कृति युवा संस्था, तो इसी के द्वारा 5 जून 2024 को पेरिस में फ्रांसीसी सीनेट में दिया जाएगा या फिर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इस संस्था की बात करें, संस्कृति युवा संस्था की, तो यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह अस्तित्व में आया था वर्ष 1996 में। और आपको ये ध्यान रखना है कि 9 जून 2012 को पहला भारत गौरव अवार्ड समारोह अमेरिका की न्यू जर्सी में आयोजित किया गया था। भले ही इस संस्था की स्थापना हुई थी वर्ष 1996 में, लेकिन ये भारत गौरव अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया था 9 जून 2012 को पहली बार। अब यहाँ पर देखिए पटना महावीर मंदिर की चर्चा हुई है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2021 में इसी सीरीज में हमने ये जानकारी आपको दिया था एक्चुअली में। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अप्रैल 2021 में FSSAI ने महावीर मंदिर का जो प्रसाद है, जिसे निवेदन कहा जाता है, तो इसे शुद्ध और हाइजेनिक प्रमाणित किया गया था। किसके द्वारा? तो FSSAI के द्वारा।
तो ये महावीर मंदिर का प्रसाद नैवेद्यम को शुद्ध और हाइजीनिक प्रमाणित किया गया था। और यहाँ से एक जानकारी ये भी ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये एफएसआई द्वारा शुद्ध और प्रमाणित होने वाला बिहार का किसी मंदिर का अगर प्रसाद की बात करें तो ये बिहार में पहला और देश में 10वां मंदिर बना था। तो ऐसे में ये जानकारी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं पुरस्कारों की, तो ऐसे में एक स्लाइड यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े सम्मान दिए जाते हैं उनमें यहाँ पर कुछ चुनिंदे हमने आपके समक्ष रखा है। और यहाँ से एक प्रश्न आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोंटिनो को दिया गया, बुल्गारिया के हैं, उनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए। अच्छा, रिसेंटली यहाँ पर कुछ अपडेट भी आया। ये तमाम चीजें तो आप लोगों को मालूम है, हमने कई बार बताया है, इसमें कुछ अपडेट है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किन्हें, तो गीतकार गुलजार और साथ ही साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ये दोनों को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए दिया गया है संयुक्त तौर पर। और प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिसेंटली जापानी वास्तुकार रिकीएन यामामोटो को दिया गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है ये सर्वाधिक जापानी वास्तुकार ने ही अपने नाम किया है। अच्छा, रिसेंटली एक और जानकारी एबेल पुरस्कार को लेकर हमने दिया था फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड, जो कि अभी हाल ही में ये एबेल पुरस्कार 2024 के विजेता बने हैं। तो ये तमाम चीजें ध्यान आपको रखना है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर तमाम पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। आप वहां से पीडीएफ फाइल आदि को भी प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 22 अप्रैल को, एक्चुअली 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। बताएं कि किनके द्वारा इस अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च किया गया। एक दस्तावेज है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नाबार्ड के द्वारा भी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखिए, सतत विकास यानी कि पूरी तरह से विकास, हर तरीके से विकास, इसका हिंदी में यही शाब्दिक अर्थ है। तो सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना है, नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में साजी केवी, इनके द्वारा अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया या फिर जारी किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जलवायु रणनीति 2030 जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण यानी कि ग्रीन फाइनेंसिंग की बढ़ती आवश्यकताओं को संबोधित करना है, इस पर चर्चा करना है, जिस लिहाज से भी हाल ही में ये पेश किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, बात हो रही है विश्व पृथ्वी दिवस की, तो कई जानकारी हम यहाँ से भी देखेंगे। दरअसल पहला पॉइंट है कि पृथ्वी को बचाने और साथ ही साथ इसके वातावरण को संरक्षित करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ये वही तिथि है जिस तिथि को यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब सवाल ये भी है, इसे मनाने की शुरुआत कब हुई? हमने थोड़ी दिन पहले आपको बताया था, इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 1970 में। 22 अप्रैल 1970 को ये पहली बार मनाया गया था और इसकी शुरुआत किया गया था अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा। तो ये जरूर नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम था प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये जरूर ध्यान रखेंगे। पिछले साल 2023 में जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो दोनों को ध्यान रखना, ये नहीं कि 2023 वाला आपको भूल जाना, नहीं। 2023 भी 2022 भी इस तरह की चीजें, मतलब 2-3 साल पुराने भी करंट अफेयर्स रिसेंटली कई एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक दो नहीं बल्कि कई सारे प्रश्न 2-3 वर्ष पुराने पूछे गए हैं। तो जो जानकारी इस सीरीज में हम आपको देते हैं, जिस पर्पज से आप लोग हमसे जुड़े हैं, इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, इस सीरीज में आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल पूरी होगी। निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पर बने रहें और क्लासेस को रेगुलर फॉलो करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए, यहाँ पर अब आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति हाल ही में खबरों में है। अब यहाँ पर पूछा गया कि बताएं कि किस वजह से यह खबरों का विषय है, क्या रीजन है जो ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति खबरों में है। दरअसल पहली बार मतदान में भाग लिया है इस जनजाति ने, जिस वजह से यह खबरों का विषय है, और कई सारे समाचार पत्रों में, सुर्खियों में आप इसे देखे होंगे। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जनजातीय समूहों में से एक शोम्पेन के सदस्यों ने 22 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव में मतदान किया।
एक यहाँ पर व्यक्ति हैं जो कि वोटर आईडी को दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ध्यान रखेंगे सोम्पेन जनजाति समूह का एक सदस्य है और इनके द्वारा भी हाल ही में पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया गया, पहली बार मतदान किया गया है। कुछ आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है। देखिए आंकड़ों के अनुसार सोम्पेन जनजाति के कुल 7 सदस्यों ने अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया है। कितने सदस्यों ने? तो कुल मिला के 7 सदस्यों यानी कि 7 वोटरों ने यहाँ पर वोट किया है और ये पहली बार था जब सोम्पेन जनजाति समूह द्वारा मतदान किया गया और यही खबरों में रहने का एक प्रकार से कारण है जो कि आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें जनगणना की, जो कि हम सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में बात करेंगे, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है कि 15वीं जनगणना थी और इसके आंकड़ों के अनुसार सोम्पेन जनजाति सदस्यों की जो अनुमानित जनसंख्या बताई गई थी, वो बताई गई थी महज 229। ये हम आधिकारिक डेटा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 15वीं जनगणना थी 2011 वाली और साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान रखें 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा, कई बार हमने ये चीजें आपको बतलाया है, रिपीट किया है कि आने वाले 1-2 वर्षों में, खास करके जनगणना में तो लेट हो ही गया है, तो आने वाले 1-2 वर्षों में वर्ष 2011 के जनगणना से ही संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई भी एग्जाम हो, एक प्रश्न जनगणना से निश्चित पूछे जाते हैं और जब तक 2021 वाला जो होना था जनगणना, वो जब तक नहीं हो जाता तब तक पूछे जाएंगे एक प्रश्न। तो यहाँ से कम 50 से 60 पॉइंट अगर आप रट लेते हैं तो एक अंक आपके हाथ में होगा। तो जनगणना वाला टॉपिक आप लोग एकदम से क्लियर रखिएगा, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 25 जनवरी को हुई घोषणा के बाद, 25 जनवरी 2024 को ये घोषणा हुई थी और उसके बाद हाल ही में 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया है? ये बहुत ही ज्यादा खबरों में, रिसेंटली 22 अप्रैल को ये प्रदान किया गया कुल 5 महान हस्तियों को। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इन 5 महान हस्तियों में बिहार के भी एक नाम है, वो चीजें आपको हम बतला चुके हैं पहले भी जब ये घोषणा हुई थी। आइए अब यहाँ पर चीजों को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि 25 जनवरी 2024 को, वर्ष 2024 के लिए 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री, यानी कि पद्म पुरस्कारों में जो 3 कैटेगरी है, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्मश्री, तो तीनों को अगर हम संयुक्त तौर पर देखें तो पद्म पुरस्कारों से 132 हस्तियों को सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। और रिसेंटली अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कारों का वितरण किया गया। इन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। एक्चुअली प्रश्न में हमने चर्चा किया है पद्म विभूषण की, तो इसको हम देखते हैं। देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें, जो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, इनमें पहला नाम है श्रीमती विजया बाला बाली, जो कि कला के लिए, जो कि तमिलनाडु की है, इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा, कई जगहों पर वैजयंती माला भी आपको दिखेगा नाम इनका, तो ये भी इन्हीं का नाम है, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आंध्र प्रदेश के कोनीदेला चिरंजीव, जो कि कला के लिए, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के हैं वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, सार्वजनिक कार्य के लिए उन्हें चुना गया, और साथ ही साथ सामाजिक कार्य के लिए बिहार के वैशाली के बिंदेश्वर पाठक, और साथ ही साथ कला के लिए तमिलनाडु के पद्मा सुब्रमण्यम। इन सभी को रिसेंटली पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी को यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में चीजों को एक बार से पुनः देख लेते हैं। देखिए इस वर्ष जो 132 हस्तियों को सम्मानित करने की घोषणा हुई थी, इनमें अगर हम बात करें बिहार को मिले नागरिक सम्मान में, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए, और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। इन्हीं के कार्यकाल में बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू हुआ था। कब? 1977 में, 2 वर्षों के लिए लागू हुआ था कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में, और इन्हें 49वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त पद्म विभूषण की जो बात एक्चुअली अभी हम कर रहे थे, तो सामाजिक कार्य के लिए बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। बिंदेश्वर पाठक खबरों में है, तो ध्यान रखेंगे, कई जानकारी हमने आपको दिया है। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था। ये वैशाली के रहने वाले हैं, और कई प्रकार के और भी प्रश्न थे जो कि हमने आपको बतलाया था। इसके अतिरिक्त बिहार से चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके अतिरिक्त बात करें हम पद्मश्री से,
तो पद्मश्री में जो बिहार को सम्मान मिला है टिकुली कला के लिए अशोक कुमार विश्वास को। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखें, टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है अशोक कुमार विश्वास को, जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त जो अन्य नाम है, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए सुरेंद्र किशोर, ध्रुपद गायन जो कला शैली है इसके लिए राम कुमार मल्लिक, और साथ ही साथ ये संयुक्त तौर पर पति पत्नी जो शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को दिया गया है, ये मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग्स में जो गोदना कला शैली है उसके लिए दिया गया। तो ये चीजें यहाँ से आपको समझना है, ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाला जो पुरस्कार मिला है इन दोनों को, ये संयुक्त तौर पर दिया गया है पति पत्नी को। तो यहाँ पर इतनी बातें ध्यान आपको रखना है। अच्छा, एक्चुअली बात कर रहे थे हम भारत रत्न के बारे में, तो भारत रत्न से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपके समक्ष यहाँ पर है कि इस वर्ष 2024 में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, इन सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं। और यहाँ पर जो आप देख रही हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अब लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित एक प्रश्न आपके समक्ष बन सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे ध्यान रखिएगा। अब ओवरऑल बात करें तो अब तक भारत के 53 हस्तियों को, या फिर यूं कहें, भारत नहीं बल्कि यूं कहें कि अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 2 जनवरी 1954 को किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के सिवान जिले के जीरादेई के रहने वाले थे। और जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये ध्यान रखिए, 1954 वही ईस्वी है जिस ईस्वी को भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, 1954 में जब पहली बार ये भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी, तो ये पहला सम्मान जो मिला था ये किन्हें मिला था? एक जानकारी हमने आपको कई बार दिया है कि भारत रत्न जो दिया जाता है, एक वर्ष में 3 ही भारत रत्न दिया जा सकता है। तो इसी दिशा में ध्यान रखेंगे, जो पहला पुरस्कार मिला ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1954 में। यह पहला भारत रत्न पुरस्कार था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न कैसे दिया गया? दरअसल 2019 में पिछली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, उसके बाद भारत रत्न नहीं दिया गया। तो पिछला जो छूटा हुआ प्रकार से उसे ही मेकअप करते हुए यहाँ पर ध्यान में रखते हुए घोषणा हुई। तो 2019 में जो 3 भारत रत्न दिया गया था, इनमें एक नाम प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो ये चीजें भी आपको याद जरूर रखनी है। आई होप कि आप यहाँ पर इतने सारे कंटेंट को देखकर बोर नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से आनंदित होकर चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और याद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भारत रत्न की बात हो रही है, अगर आपसे कोई एक सवाल पूछा जाए कि अब तक कितने बिहारियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो 5 बिहारियों को, जो नाम आपको दिख रहा है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्ला खां और कर्पूरी ठाकुर, ये 5 महान हस्ती हैं बिहार की जिन्हें की भारत रत्न मिल चुका है। और इन सभी में एक नाम आपको दिख रहा होगा, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, जो कि बिहार के बक्सर जिले के डुमराव के हैं, मतलब थे एक्चुअली में। ये चारों जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सभी चारों सम्मान से सम्मानित होने वाले एकमात्र बिहारी हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। ये चीजें ध्यान रखें जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त रिसेंटली जो भारत रत्न के अतिरिक्त जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, इन पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है 4 फ्रांस के नागरिकों को भी, यानी कि फ्रांस के 4 नागरिकों को भी पद्म सम्मान दिया गया। ये जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था एक प्रश्न के रूप में। इन चारों को तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इन चारों का नाम भी यहाँ पर आप चाहे तो याद जरूर रखिएगा। निश्चित तौर पर अगर यहाँ से प्रश्न बने तो 1 अंक आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे स्किप करते हुए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं, आप सभी को बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए। आप इस वाले कोर्स के तहत जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तमाम चीज़ें कोर्स के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। इसी में आपका करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है,
टेस्ट सीरीज है, बिहार जीके का एक स्पेशल नोट्स आपको मिलेगा और सारे सिलेबस का नोट्स यहाँ पर आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए मिलेगा, खास करके 70वीं बीपीएससी। हालांकि ये बिहार की अन्य एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त एप्लीकेशन पे कई और सुविधाएं हैं। डेली बेसिस पर आपको क्विज दिया जा रहा है, तो डेली नोट्स यहाँ पर आपका उपलब्ध होता है और वीकली जो टेस्ट है वो अब शुरू होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम के समय हम आपको डाउट क्लास भी देते हैं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होती है। और टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसकी संख्या 130 से अधिक है और इसके माध्यम से आपकी जो तैयारी का आकलन होगा वो उत्कृष्ट दर्जे का होगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं और हजारों छात्रों के बीच जो आपकी रैंक है वो क्या आ रही है। तो एक प्रकार से आप वहां पर आकलन कर पाएंगे और समय रहते अपनी तैयारी को आप सुधार कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, अगर आप तैयारी में लगे हैं तो निश्चित तौर पर इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें एक तो ऑफर आप सभी के लिए संचालित हो ही रही है, लेकिन जो नए छात्र पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे उन्हें 100 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। आपके कोर्स में वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, कोर्स परचेज करने जाएंगे तो वहां पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो महज 299 रुपये में ये तमाम चीजों को आप प्राप्त कर पाएंगे साल भर के लिए। ठीक है, और पिछला जितना मतलब जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे, पुराना जो पिछला सारा होगा वो आपको मिल जाएगा और जिस तिथि से ज्वाइन करेंगे तब से 1 वर्ष तक के लिए ये वैलिड रहेगा। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो क्लासेस को फॉलो कीजिए, तमाम चीज़ों को पढ़िए, निश्चित तौर पर तैयारी बेहतर होगी। चलिए यहाँ पर अब हम आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्समैन यानी कि पुरुष कैटेगरी की बात हो रही है। तो पुरुष कैटेगरी में जो ये अवार्ड मिला है, लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड की बात हम कर रहे हैं, तो ये नोवाक जोकोविच को दिया गया, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, सर्बिया के जो स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने रिकॉर्ड 5वीं बार हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इससे पहले उन्होंने 2012, 2015, 2016 और 2019 में इस खिताब को अपने नाम किया था। अच्छा, पिछली बार 2023 में जब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की हम बात कर रहे थे, जब जानकारी आपको दे रहे थे, उस समय हमने जानकारी दिया था रोजर फेडरर के बारे में कि सर्वाधिक बार ये स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने इस खिताब को अपने नाम किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि इन्होंने, यानी कि बात हम करें नोवाक जोकोविच की, तो इस उपलब्धि के साथ उन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, यानी कि दोनों ने कुल मिला के 5 बार ये खिताब को अपने नाम किया है। तो ये तो रही बात यहाँ पर पुरुष वर्ग की। लेकिन दूसरी ओर बात करें हम महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में देखें तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार 2024 का जो मिला, ये स्पेन के एटाना बोनामती को दिया गया या फिर बोनमती को दिया गया। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना कि लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2024 जो चुना गया, ये स्पेन की महिला टीम को चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, इसे खेलों का ऑस्कर कहकर संबोधित किया जाता है। दोनों को आप यहाँ पर इस सूची के माध्यम से देख सकते हैं। 2024 को लेकर तो जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, 2023 वाला भी दिया गया था, यहाँ पर आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना, लियोनेल मेसी को पुरुष वर्ग में और सैली एंड फ्रेजर फ्रीज को ये महिला वर्ग में, और साथ ही साथ अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड के अंतर्गत। तो ये चीजें यहाँ पर समझना है, ध्यान आपको रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्थिति को हाल ही में नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है, किस तिथि को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यहाँ पर 23 अप्रैल 2024 को। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, आप लोग ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर CSIR मुख्यालय भवन, जो इसका भवन है, वहीं पर दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी कि क्लाइमेट क्लॉक स्थापित की है। अब ये स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? दरअसल जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना एक उद्देश्य को लेकर के अभी हाल ही में ये लगाई गई यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये कब लगाया गया? तो 23 अप्रैल 2024 को। कहाँ लगाया गया? तो CSIR मुख्यालय भवन पर। अच्छा, एक जानकारी आपको मालूम होगा, कुछ समय पहले हमने जानकारी दिया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में।
अब यहाँ पर कुछ जानकारी इससे रिलेट कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं। दरअसल यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं CSIR के बारे में। दरअसल वर्ष 1942 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। जो ध्यान आपको रखना है, वर्ष 1942 में ये अस्तित्व में आया था। देखिए, इसका उद्देश्य की बात करें तो देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उस समय इसकी स्थापना हुई थी। और अभी हम बात कर रहे थे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, तो प्रत्येक वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR द्वारा ही जारी किया जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने जानकारी दिया था अक्टूबर 2023 में कि 2022 के लिए देश भर के 12 युवा वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की गई थी। ये जानकारी इसी सीरीज में आपको दिया गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के द्वारा, मतलब बारे में। अच्छा, विभिन्न कैटेगरियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, आई होप आपको याद होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? तो ये बार्सिलोना एक स्थान है, एक जगह है स्पेन में, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है कि महासागर यानी कि 2024 महासागर दशक सम्मेलन स्पेन में बार्सिलोना इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 10 से लेकर 12 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया। ये 3 दिवसीय आयोजन था और यहीं पर यानी कि बार्सिलोना में आयोजित हुआ 10 से लेकर 12 अप्रैल तक। अब इसका थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो डेट इंपॉर्टेंट है और ये साथ-साथ कहाँ पर हुआ, इसके अतिरिक्त जो थीम या फिर जो जिस विषय पर ये आधारित होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जिस महासागर को हम चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना, ये 2024 का ये महासागर दशक सम्मेलन का एक प्रकार से विषय है। अच्छा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा, यह स्पेन द्वारा आयोजित और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा संगठित एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसी के द्वारा यहाँ पर ये आयोजित हुआ है। इसके उद्देश्य की बात करें, जो संगठन स्थापित हुआ, इसके उद्देश्य को लेकर यहाँ पर हमने आपके समक्ष जानकारी रखा, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो 2-3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं, इसे स्किप करते हुए आगे। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। तो ये प्रश्न है कि किस राज्य में अवस्थित टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलायरा की खोज की गई है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, एक पत्रिका है जिसका नाम है ट्रॉपिकल लोपी डॉप्टेरा रिसर्च। तो इसके द्वारा हालिया प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली के एक नई प्रजाति नेप्टिस फिलायरा की खोज की गई है। ये जानकारी जो प्राप्त हुई है, जो मीडिया में है, आपको ध्यान रखना, ये प्रकाशित कहाँ पर हुई थी? एक पत्रिका है ट्रॉपिकल लोपीडोप्टेरा रिसर्च, इसी के अनुसार यहाँ पर चीजों को हमने आपके संदर्भ रखा है। अब यहाँ पर देखिए, आगे हमारा पॉइंट है कि इस तितली की जो खास पहचान है, उसकी अग्र पंख पर हॉकी स्टिक पैटर्न बनाने वाली एक सफेद कोशिका रेखा, जो कि यहाँ पर आपको इस तस्वीर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। यही तस्वीर मीडिया में बहुत ज्यादा खबरों में है। आई होप शायद यही वो तितली की प्रजाति है जिसकी खोज अभी हाल ही में की गई है। यहाँ पर जो ये पैटर्न आपको दिख रहा है, यही इसकी एक प्रकार से विशिष्ट पहचान को इंगित करता है। ये ध्यान आप रखने योग्य यहाँ पर बातें हैं। खास करके किसी भी जीव की जो नई प्रजाति मिलती, जो नई स्पीसीज मिलती है, उसको लेकर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और ये चीज आपको कई बार देखने को मिला होगा। अच्छा, तितली को लेकर कुछ जानकारी हमने आपको दिया था। देखिए, यहाँ पर वही जानकारी आपके समक्ष है कि तितली जन्म से पहले यानी कि जब लार्वा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे कैटरपिलर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक जानकारी 2021 में हमने दिया था, द नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी द्वारा किए गए 6 साल के अध्ययन के बाद 2021 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया था। और यहाँ पर खास करके जो तितलियों की जो रिसर्च हुई थी, 325 से अधिक कह सकते हैं तितली की प्रजाति यहाँ पर पाई गई थी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिरुवानी पहाड़ी को तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया था, तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला में ये पड़ता है। और फिर यहाँ पर हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो ध्यान देना आपको, इसका करेक्ट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी ने अभी हाल ही में पहली बार ये पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वही जानकारी यहाँ पर लिखी कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में पापुआ न्यू गिनी यानी कि पीएनजी ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार यानी कि डिफेंस एडवाइजर नियुक्त किया है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि जो नियुक्ति हुई है रक्षा सलाहकार के रूप में, जो आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं कर्नल एडिसन नेप्यू,
ये वो तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। तो इनकी नियुक्ति यहाँ पर डिफेंस एडवाइजर के रूप में हुई है पापुआ न्यू गिनी की तरफ से भारत में, एक्चुअली नई दिल्ली में। अब यहाँ पर देखिएगा कि भारत और पापुआ न्यू गिनी के बारे में एक दो पॉइंट हमने लिखा है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुआ था, ये वर्ष था 1975। 1975 में ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक या फिर राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था और तभी से ये चला आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मई 2023 में हमने आपको दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी का दौरा किए थे और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी यहाँ पर आगे लिखी गई है कि इस आधिकारिक दौरे के दौरान वे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉर्पोरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पर आप नरेंद्र मोदी को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला 11 प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी हम आपको बतला रहे थे 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर वही सारी जानकारी लिखी गई। प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, हमने बतलाया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो खास करके जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था, इसको अपनी सहमति दी गई थी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, इनके द्वारा 24 अप्रैल को। तो इस वजह से इस दिन को इसी स्मृति में चिन्हित करते हुए दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था पंचायती राज दिवस के बारे में थोड़ी देर पहले, आपको मालूम होगा। वही चीजें यहाँ पर रिपीट की गई है। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। न्यूज वीक ने हाल ही में भारत के किस अस्पताल को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ये है मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम। यहाँ पे देखिए दो एक्स्ट्रा लिखा गया, मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जो अमेरिकी मैगजीन है न्यूज वीक, ये 5वीं बार मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में नामित किया है या फिर चिन्हित किया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक जानकारी ये भी आपको एग्जाम पर्पज से ध्यान रखना है कि दुनिया के जो टॉप 250 अस्पताल है, जो टॉप 250 हॉस्पिटल है पूरी दुनिया में, उस सूची में देखें तो ये भारत का एकमात्र निजी अस्पताल यानी कि भारत का एकलौता ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि टॉप हॉस्पिटल की गिनती में है। 250 अस्पताल की बात हम करें तो ठीक है, ये चीजें यहाँ से समझना है। अच्छा, न्यूज वीक रिसेंटली खबरों में था, कुछ जानकारी हमने आई थिंक 3 से 4 दिन पहले आपको दिया था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2024 में यानी कि अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के इसी मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर फीचर किया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस लिहाज से अगर देखें भारतीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से, तो इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जिन्हें कि इस मैगजीन पर फीचर किया गया था। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जो कि न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दिया है। तो ये चीजें यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल ही में 23 या फिर 26, यहाँ पर दोनों हमने इसलिए लिखा है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो 23 या फिर 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो रहा है 23 और 26 अप्रैल को लेकर, एक तो हमने बताया कि 26 अप्रैल इसका सही मतलब आंसर एक प्रकार से होता है पुण्यतिथि के रूप में अगर वीर कुंवर सिंह की बात करें, लेकिन कई स्रोत में 23 अप्रैल भी कहा गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 23 अप्रैल भी लिख दिया है। वास्तविकता यह है कि अधिकतर स्रोत में 26 अप्रैल हमें मिलता है और हम भी 26 अप्रैल को ही सटीक मानते हैं, जो हमने इतिहास को पढ़ा, जो हमने समझा है। ठीक है, तो हमने इसका कह सकते हैं डिस्कशन भी पिछले वीडियो में किया था। तो आपको जाना कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और नए स्टूडेंट को लेकर जो ऑफर हम आपको बतला रहे थे, आप लोग जब कोर्स को परचेज करेंगे तो वहीं पर ये न्यू एक प्रोमो कोड दिखेगा, एक कूपन कोड दिखेगा, बस आपको ये टच कर देना है। आपके जब वहाँ पर आप एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करेंगे, तो जब आप इस पर टच करेंगे कूपन कोड पे, तो ऑटोमेटिकली 399 से घटकर 299 हो जाएगा। और ये ऑफर महज 30 अप्रैल तक आप सभी के लिए वैलिड है, खास करके नए छात्रों के लिए। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ओनली फॉर न्यू यूजर या फिर ओनली फॉर न्यू स्टूडेंट। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो पैकेज इसमें इंक्लूडेड है, आप चाहें तो करंट अफेयर्स का जो पूरा मटेरियल है, ये डेली, मंथली और
ईयरली बेसिस पर आप टेलीग्राम पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस स्कैनर को स्कैन करके 299 का पेमेंट करके लाइफ टाइम के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 446 मेंबर आपको दिख रहा है। रिसेंटली ये इसकी शुरुआत हुई थी, तकरीबन 450 से अधिक मेंबर हो चुके हैं। आप लोग इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर 6 बजे यहाँ पर आपको समाचार पत्रों का जो निचोड़ होता है उससे अपडेट रखा जाएगा। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।